नमस्कार, बहुत स्वागत। कोर्ट राउंड अप देख रहे हैं। इसमें हम वो खबरें आपको बताते हैं जो देश के बड़े केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में किन किन केसेस को लेकर क्या कुछ हियरिंग हो रही है, क्या कुछ ऑब्जर्वेशन है, और वो खबरें, वो केसेस जो कहीं ना कहीं आपसे हमसे जुड़े हुए हैं। आइए आगाज करते हैं कोर्ट राउंड अप का। सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक पिटीशन दाखिल की। बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं को लेकर यह पिटीशन दाखिल की गई है। संस्थानों का रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए, यह मांग इस पिटीशन में की गई है। केंद्र और राज्यों को जरूरी निर्देश देने की मांग है। बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर भी इस पिटीशन में चिंता जताई गई है। तो जहां जहां पर धार्मिक पढ़ाई, धार्मिक ज्ञान हो, वो जगह, वो संस्थान कम से कम रजिस्टर्ड हो। अब कई बार आप ऐसी खबरें देखते होंगे तो आप सोचते होंगे ये तो बेसिक चीजें हैं, अभी भी इसके लिए हमें सर्वोच्च अदालत जाना पड़ रहा। कई सारे लूपहोल्स हैं जिनका फायदा उठाया जाता है। और देश में जब हम समान नागरिक कानून यूसीसी की तरफ जब हमारे कदम बढ़ ही रहे हैं तो इस तरह के कानून भी होने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर क्या कुछ चीजें निकल कर आई, क्या कुछ संकेत आए, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाली संस्थानों को लेकर यह पिटीशन अश्विनी जी ने फाइल की है, दाखिल की है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण, जिनसे आप रोज मुखातिब होते हैं, एक बार फिर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, मुझे बता दीजिए इस पिटीशन में क्या कुछ है और इसको लेकर अभी तक कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से किस तरह के संकेत आए? देखिए रोहित, अश्विनी उपाध्याय ने जो मांग की है उसमें कहा है कि बच्चों को जिस तरीके से दबाव और उन पर बोझ पड़ता है उसके लिए एक सख्त नियम होना चाहिए ताकि उन पर से दबाव हट सके और बोझ जो है वो कम हो सके। और इसी को लेकर के इन्होंने याचिका दायर की है और कहा है कि जितने भी स्कूल हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिया जाए, क्योंकि सरकारी जो स्कूल है उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले से है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है, मान्यता प्राप्त और रजिस्टर्ड। लेकिन अब तीसरा कैटेगरी आ गया है जो गैर मान्यता प्राप्त है, जो लाखों में ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए एक नीति बननी चाहिए। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने यह याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग के पास भेज दिया था और केंद्र सरकार से कहा था कि जो ये मांग कर रहे हैं उस पर विचार किया जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर सरकार विचार नहीं करती है तो आप दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं, जिसके बाद अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह दोबारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। ओके, आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक और खबर है, उस पर भी आपसे बात करूंगा। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और बेटों की हत्या से जुड़ा मामला है जिसमें दोषी दारा सिंह की रिहाई पर 19 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को समय दिया था। माफी याचिका पर 1 महीने में फैसला करने का निर्देश था। दारा सिंह ने 25 साल की सजा काटने का हवाला भी दे दिया है और कहा कि 25 सालों से हम जेल में हैं और इस आधार पर अब हमें रिहाई मिलनी चाहिए। इसको लेकर जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप इस पर एक फैसला लीजिए और हमें 1 महीने का वक्त है आपके पास। आप बताइए इस माफी याचिका पर क्या कुछ चीजें आई। गोपाल जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, एक बार विस्तार से पूरा केस समझा दीजिएगा और माफी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो उड़ीसा सरकार को वक्त दिया था वहां से किसी तरह से कुछ चीजें आई क्या? देखिए रोहित, ये पूरा अगर मामला हम देखें तो 1999 की घटना है कि भीड़ ने ग्राहम स्टेंस और उनके नाबालिग बेटे को जलाकर मार दिया था, जिस आरोप में 2003 में उड़ीसा की निचली अदालत ने दारा सिंह सहित अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके बाद दारा सिंह ने इसी आधार पर कि वो 25 साल की सजा काट चुके हैं और जो उड़ीसा सरकार का जो नियम है उसके मुताबिक यह कहा गया है कि 25 साल बाद वो मर्सी पिटीशन दायर कर सकता है और उस आधार पर उसे राहत मिल सकती है। इसी को आधार बना करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा है कि उड़ीसा सरकार के नियम के मुताबिक 25 साल बाद उसे रिहा हो जाना चाहिए, लेकिन उड़ीसा सरकार ने रिहा नहीं किया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उड़ीसा सरकार को आदेश दे कि उसकी दया याचिका पर सुनवाई कर जल्द फैसला ले, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को 1 महीने का वक्त दिया है और कहा है कि 15 अगस्त से पहले इस पर
पर फैसला हो जाना चाहिए और जब अगली सुनवाई होगी उस दौरान कोर्ट इस पर विचार करेगा कि क्या मर्सी यानी कि दया इनको दिया जाए, रिहा किया जाए या नहीं किया जाए। गोपाल जी बने रहेगा, अगले केस पर भी आपसे बात करूंगा। देखिए, सीबीएसई की डिजिटल कॉपी जांच प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। छात्रों की नाराजगी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से छात्र निराश है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी। छोटे छोटे बच्चों में कितनी निराशा है, सुप्रीम कोर्ट सोचिए इसको लेकर इतना चिंतित है, तो आप हमारे देश के उन छोटे छोटे नौनिहाल और आपके हमारे कल के भविष्य अभिभावकों की टेंशन कितनी होगी जब कोर्ट को इतनी टेंशन है। गोपाल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, सुप्रीम कोर्ट की चिंता, उम्मीद की जाए आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता दूर होगी, नन्हे नन्हे बच्चों की भी चिंता दूर होगी, अभिभावकों की भी टेंशन दूर होगी। जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है कि जो भी खामियां हैं वो 1 हफ्ते में दूर कर लिया जाए। जस्टिस जो है जोय माल्या बागची ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी के ऊपर कार्रवाई किया जाए और कोर्ट का इरादा नहीं है कार्रवाई करने का। कोर्ट का इरादा है कि जो गलतियां हैं उसे सुधारा जाए और इसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं हम उनकी सहायता लेना चाहेंगे। यह बातें कही गई है और साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने इसको लेकर के टिप्पणी की और कहा कि उन छोटे बच्चों को देखिए कि वो कितना इससे निराश हैं, जो तकनीकी खामियों के चलते वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लिहाजा यह गंभीर मसला है, इस पर जो गलतियां हैं उसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। अब जब इस मामले में 1 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उससे पहले सीबीएसई की तरफ से और सरकार की तरफ से यह बताना होगा कि आखिर किस तरीके से दूर किया गया है। क्योंकि जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कुछ सरकार ने उपाय किया है या सीबीएसई ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, जिसका जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। आप बने रहेगा मेरे साथ, अगला केस भी जल्दी से अपने दर्शकों को बता देता हूं। देखिए, बीएनएस की धारा 106(2) को अधिसूचित ना करने का यह मामला है। सांसदों के खिलाफ एफआईआर की मांग खारिज हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को सस्पेंड किया है। हाईकोर्ट ने सीधा सीधा टिप्पणी की है कि कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वकील ऋतु गौबा ने यह पिटीशन दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को अधिसूचित ना करने का ये पूरा मामला है। गोपाल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल, एक बार विस्तार से बता दे पूरा मामला क्या था। देखिए, वकील हैं ऋतु गौबा, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका दायर कर इन्होंने कहा कि 106 धारा 106(2) को जब तक अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक देश के जितने भी सांसद हैं उन सब पर जुर्माना लगाया जाए और उनको जो पैसा मिलता है उसमें कटौती की जाए और साथ ही इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। उनका मानना है कि जिस तरीके से धारा 106(2) के तहत जो कानून में प्रावधान किया गया है उसका पालन अगर नहीं किया गया तो जो अपराधी है वो बच जाता है। रोहित, धारा 106(2) इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह कहता है कि सड़क दुर्घटना से संबंधित यह धारा है। इसमें यह प्रावधान है कि अगर सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है और उसकी सूचना पुलिस को या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को दिए बिना वो भाग जाता है तो फिर उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होगी, इससे संबंधित यह धारा जो है जोड़ा गया है बीएनएस के तहत, लेकिन अभी तक इसे अमल में नहीं लाया गया है। यही कारण है कि उन्होंने अमल में लाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश न करें, यह काम सरकार का है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बने रहेगा, अगला केस भी जल्दी से अपने दर्शकों को बता देता हूं। अपने दर्शकों को बताऊं, दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद को राहत मिली है। परिवार से बात करने की अनुमति कड़कड़डुमा कोर्ट ने दे दी है। हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉल के जरिए परिवार से बात करने की इजाजत मिल चुकी है। तो आप जानते हैं दिल्ली दंगों को लेकर लगातार उमर खालिद अंदर है, एक के बाद एक कई सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। उमर खालिद को एक राहत यह है कि वो हफ्ते में 2 बार अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर बात कर सकता है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। गोपाल कृष्ण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, ऑब्वियसली ग्राउंड्स पर ही सारी चीजें, ग्राउंड्स पर ही कोर्ट अपनी बातें रखता है, ऑब्जर्वेशंस देता है। किन ग्राउंड्स पर यह राहत मिली उमर खालिद को?
देखिए रोहित, पहली बार नहीं मिली है। इससे पहले भी उमर खालिद को यह राहत प्रदान किया गया था अदालत द्वारा, लेकिन बाद में इसे कम करके एक दिन कर दिया गया था मई में, और कहा गया था कि सिर्फ सप्ताह में एक दिन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार से बातचीत कर सकता है। जिसके बाद उसने दोबारा याचिका दायर की और कहा कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने की अनुमति मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इस पर विचार किया। अर्जी पर विचार करने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि उमर खालिद 6 साल से अधिक समय से जेल में बंद है और किसी भी तरीके का कानून उसने नहीं तोड़ा है, हर नियम का उसने पालन किया है, लिहाजा पुनः उसे सप्ताह में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार से बातचीत करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि उमर खालिद को इससे पहले जमानत याचिका कड़कड़डुमा कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि जो आरोप है काफी संगीन आरोप है, और हालांकि उमर खालिद ने कहा था कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले के तहत उसे जमानत मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब उमर खालिद को सप्ताह में 2 दिन बातचीत करने के लिए जो है कोर्ट ने अनुमति दी है और एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। गोपाल जी, एक और केस है, वो भी जल्दी से दर्शकों को बताता हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। देखिए, बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है। 47.37 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में रेड हुई है। सीबीआई ने कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। हैदराबाद के यूको बैंक की शिकायत पर कार्रवाई, जुपिटर बायोसाइंस लिमिटेड के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट से जुड़ी खबर तो नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में बैंक फ्रॉड का पूरा मामला है। सीबीआई ने इसमें बड़ा एक्शन लिया है। 47.37 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में ये रेड हुई है। सीबीआई लगातार, आप जानते हैं, बड़ी एजेंसी है और बड़े केसेस में जब सीबीआई की एंट्री होती है तो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से वो अपने प्लान को आगे बढ़ाती है। गोपाल कृष्ण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई का ये बड़ा एक्शन। जी बिल्कुल रोहित, यह बड़ा एक्शन तब हुआ है जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने सीबीआई और यूको बैंक के ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद सीबीआई ने यह कार्रवाई आज शुरू की है। 4 राज्यों में, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित 4 राज्यों में यह छापेमारी की जा रही है, क्योंकि जुपिटर बायो साइंस लिमिटेड के खिलाफ यह आरोप था और यह कंपनी और उसके जो प्रबंधक हैं उनके आवास और बाकी जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। अभी तक कई डिजिटल साक्ष्य सीबीआई ने बरामद किया है, कई दस्तावेज बरामद किया है, जिसकी जांच अधिकारी कर रहे हैं और जांच के बाद आगे उन सबके खिलाफ कार्रवाई सीबीआई कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोर्ट राउंड अप में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।